नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का हिस्ट्री टीचर। देखिए, हिस्ट्री में अभी तक हमने कई टॉपिक्स को हमने डिस्कस कर चुके हैं और उन टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो फिलहाल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री। इट मीन्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास या मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री। देखिए, अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं उसमें एक हमारा फर्स्ट पार्ट होता है इंडियन हिस्ट्री का, दैट इज एंशियंट या प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास। और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है मीडिएवल, इट मीन्स मध्यकालीन। और जो तीसरा पार्ट होगा वो होगा मॉडर्न, इट मीन्स आधुनिक। तो तीनों पार्ट हैं और तीनों पार्टों को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं और कोशिश ये हो रही है हमारी कि लगभग सारे टॉपिक्स को कवर किया जाए, किसी भी टॉपिक को छोड़ा ना जाए। और जो टॉपिक बिल्कुल भी काम का नहीं है, जिसके ऊपर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिर्फ उसी टॉपिक को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारा ज्ञान है, जहाँ तक हमारा नॉलेज है, हम लगभग मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन वीडियोस में आप लोगों को बस इतना ही फायदा हो पाएगा कि कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, लगभग सारे टॉपिक को कवर किया गया है और सारे उन बिंदुओं के ऊपर बात की जा रही है, सारे उन फैक्ट्स के ऊपर बात की जा रही है जिसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर? तो जैसे कि आप लोग कई वीडियोस देखते होंगे, कई सारे चैनल्स आप लोग देखते होंगे, लेकिन इस तरह से आपको हर एक टॉपिक नहीं आता होगा उसमें। जैसे हमने साउथ इंडिया की बात की तो साउथ इंडिया में हमने मैक्सिमम डायनेस्टीज कवर करने की कोशिश की है। उसी प्रकार जब हम नॉर्थ इंडिया, हम मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें हम उन टॉपिक्स को भी कवर कर रहे हैं जो जनरली आपको एक सीक्वेंस में नहीं मिलते होंगे। पर्टिकुलर एक या दो पार्ट में अलग अलग कहीं पर आपको मिल जाएगा, सीक्वेंस में ये चीजें नहीं मिल पाएंगी, समझिए ना। तो इसीलिए ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है कि एक जगह पर आपको सारी चीजें एक साथ क्या हो जाएंगी, प्रोवाइड करा दी जाएंगी। क्लियर? दैट्स व्हाई दिस वीडियो इज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ऑल ऑफ यू। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पर कि किन मुद्दों के ऊपर हमें गौर करना है। आप देखिए यहाँ पे फिलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है अर्ली मीडिएवल पीरियड, लेक्चर नंबर 3, समझ गए। और अब जो हम डिस्कस करेंगे इस अर्ली मीडिएवल पीरियड में वो होगा हमारा पार्ट नंबर 4। अभी तक हमने पार्ट 3 डिस्कस किया था, पार्ट नंबर 3 के ऊपर बात करी थी जिसमें हमने डिस्कस किया था परमार डायनेस्टी या परमार वंश। क्योंकि मैंने बोला है अर्ली मीडिएवल पीरियड एक अजीब सा समय चल रहा था, लगभग 1000 टू 1200 वाला हम पर्टिकुलर टाइम ले रहे हैं। हालांकि अर्ली मीडिएवल पीरियड तो 712 से लेकर माना जाता है 1206 तक, समझ गए ना। बट इस समय का वो पीरियड जिस समय कौन सी किंगडम्स हुआ करती थी इंडिया में, राजपूत किंगडम, जिस समय पर भारत में बोलबाला हुआ करता था किसका, राजपूत किंगडम्स का। और ये राजपूत किंगडम्स नॉर्थ इंडिया के मैक्सिमम पार्ट पर रूल किया करती थी और ये कई सारी किंगडम्स हुआ करती थी। अकॉर्डिंग टू लिटरेचर, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, देयर विल बी 36 राजपूत किंगडम्स, कुल 36 राजपूत किंगडम्स हुए हैं। बट हम कुछ इंपॉर्टेंट राजपूत किंगडम्स के ऊपर ही डिस्कशन कर रहे हैं। जैसे कि अभी तक हमने बात की है कुछ राजपूत किंगडम्स की। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की थी चालुक्य या सोलंकी ऑफ गुजरात। देन वी विल डिस्कस अबाउट द चंदेला ऑफ बुंदेलखंड, जेजाक बुक्ति भी कहा जाता है। और थर्ड वन इज परमारा ऑफ मालवा, मालवा के परमार डायनेस्टी। अब चौथे डायनेस्टी के ऊपर बात कर रहे हैं जिसका नाम है चहमान या चौहान ऑफ सखम्बरी, सखम्बरी के चहमान या चौहान, समझ गए ना। तो अब हमारा फोकस होगा चहमान या चौहान डायनेस्टी के ऊपर। चहमान, साथ ही इन्हें चौहान भी कहा जा सकता है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। जैसे परमार को पवार भी लिखा गया होगा कई जगहों पर, तो टेंशन नहीं लेना है। यहां पर चहमान, जिन्हें चौहान, जनरली आप लोग चौहान ही सुनते होंगे, तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं चौहान। क्लियर? चहमान या चौहान। तो हल्का सा डिस्कशन करेंगे। और चूंकि ये डायनेस्टी काफी लंबे समय तक रूल कर रही थी, इस डायनेस्टी ने काफी लंबे समय तक रूल किया है। अभी तक जो हमने डायनेस्टी की है, पढ़ी है, उनकी बात करें तो मुश्किल से 200-300 ईयर उनका जनरली रूल रहा है, या 400 ज्यादा से ज्यादा अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर हम बात करें चहमान या चौहान डायनेस्टी की, तो इन्होंने रूल किया है लगभग 6th सेंचुरी से लेकर 12th सेंचुरी तक। और आप लोगों को पता ही है पृथ्वीराज चौहान जो चहमान वंश के एक रूलर हुआ करते थे, जिन्हें 1292 में पराजित कर दिया था किसने, गजनवी, किसने,
गजनी के एक शासक जिसका नाम हुआ करता था मोहम्मद गोरी, समझ गए। तो मोहम्मद गोरी ने पराजित किया था इसी वंश के एक शासक हुए पृथ्वीराज चौहान को, जो चहमान वंश के हुआ करते थे 1192 में। क्योंकि हम वो स्टोरी, हम वो कहानी को, हम उस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। कहाँ पर वो हमने डिस्कस किया है? मुस्लिम इन्वेजन में, क्योंकि वो लेक्चर नंबर 2 में हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा था मुस्लिम रिलीजन या मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, और फिर लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था मुस्लिम इन्वेजन जो इंडिया में हुए थे, कब? अर्ली मीडिएवल पीरियड में। तो अर्ली मीडिएवल पीरियड में जो मुस्लिम इन्वेजन हुए हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आप लोगों को अरबियों के और तुर्कियों के 2 आक्रमण पढ़ना है। और फिर हम बात करेंगे अर्ली मीडिएवल पीरियड की इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन, जहां पर उस समय पर इंडिया में रूल कर रही थी कुछ राजपूत किंगडम्स। हालांकि ये छोटी छोटी किंगडम्स थी और ये आपस में क्या करते रहते थे? ये आपस में ही झगड़ते रहते थे, इनके आपस में ही कन्फ्लिक्ट से डिस्प्यूट हुआ करते रहते थे टेरिटरी को लेकर, समझ गए। इसी बात का फायदा उठाया था किसने? फॉरेनर्स ने। और चूंकि उन्होंने देखा कि इंडियंस आपस में लड़ते हैं, और इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने इंडिया पर अटैक किया और सक्सेसफुली इंडिया को कैप्चर किया। मैंने आप लोगों को बताया था, जब मैं उस टॉपिक को डिस्कस कर रहा था उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि भारत को सक्सेसफुली जीतने के जो कारण थे उसमें 2 कारण थे। एक, इंडियन रूलर्स का सबसे ज्यादा स्ट्रेंथफुल अपने आप को समझना ड्यू टू एलिफेंट्स। हाथियों के कारण इंडियन रूलर्स अपने आप को काफी स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे, लेकिन वो उनकी भूल निकली और हाथियों के कारण ही उन्हें युद्ध में हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा जो कारण था वो था कि यूनिटी का ना होना, इट मींस लैक ऑफ यूनिटी, समझ गए। तो इंडिया में फॉरेनर सक्सेसफुल हुए हैं, विदेशी आक्रमण सक्सेसफुल हुए हैं, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस इसके 2 कारण ये थे, समझ गए। चलिए तो हम बात कर लेते हैं। फिलहाल जो हमारी डायनेस्टी है वो है चहमान या चौहान डायनेस्टी। तो कुछ खास मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जो डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी का ओवरऑल अगर टाइम देखा जाए तो वो 6th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक है। और हम सभी को पता होगा 1192 में जब गोरी ने अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को मार दिया, उसके बाद इस वंश का, इस डायनेस्टी का जो है एंड माना जाता है, समझ गए। उसके बाद कोई भी आगे डिस्कशन नहीं मिलता है इस डायनेस्टी के बारे में। चलिए तो ओवरऑल जो टाइम बताया है वो 6 से 12th तक है, लेकिन सही जो समय होगा वो होगा 10th सेंचुरी से, क्योंकि उसके पहले तक अगर देखा जाए, 10th सेंचुरी के पहले तक देखा जाए तो ये लोग भी एक प्रकार से फ्यूड्यूटरी ही हुआ करते थे, सामंत ही हुआ करते थे। किसके? और अब आप लोग बता ही सकते हैं किसके सामंत हुआ करते होंगे। तो सबसे पहले कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी? गुर्जर और प्रतिहार। तो ये लोग गुर्जर और प्रतिहार डायनेस्टी के ही क्या थे? सामंत हुआ करते थे। और जब उस डायनेस्टी का डिमोलाइजेशन हो गया, पतन हो गया, उसके बाद ये लोग क्या होने लगे? सोवरेन होने लगे, इंडिपेंडेंट होने लगे। तो ध्यान रखिएगा ओवरऑल टाइम है यहाँ पे 6 to 12। देखिए मैंने जितने भी पढ़ा है, जैसे सोलंकी या चालुक्य डायनेस्टी की बात करें तो वो उन्हीं के बाद उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के सामंत थे। चंदेल उन्हीं के सामंत थे, परमार उन्हीं के सामंत थे, क्लियर। और अब मैं बात कर रहा हूं चहमान या चौहान की, तो ये भी उन्हीं के क्या है? सामंत थे। और मैंने बताया भी था कि जब गुर्जर और प्रतिहार डायनेस्टी का जब डिमोलाइजेशन हुआ तो आफ्टर डिमोलाइजेशन कुछ राजपूत किंगडम्स फ्रेगमेंट हुए, कुछ राजपूत किंगडम्स बढ़ गए इधर उधर। और वो जो राजपूत किंगडम है उन्हीं के नाम हम यहाँ पर डीप में थोड़ा सा हल्का सा डिस्कस कर रहे हैं। चलिएगा, तो पहला तो टाइम मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो होगी कैपिटल या राजधानी। और जो कैपिटल हुआ करती थी इस किंगडम की, हालांकि मैं लिखा चुका हूं, उसमें मैंने 3 नाम आप लोगों को लिखाए होंगे, जो कि ये दिल्ली, अजमेर और सांभर, समझ गए। दिल्ली, अजमेर और सांभर। बट इनिशियली जो कैपिटल थी इन लोगों की वो हुआ करती थी सांभर, समझ गए। लेकिन सांभर को उस समय कहा जाता था सकंभरी। इट मींस द कैपिटल नेम वाज सकंभरी। इसीलिए इन्हें साथ में कहा जाता है चहमान ऑफ सकंभरी, सकंभरी के चहमान, क्लियर। अब आप लोग ध्यान रखिए, सकंभरी की अगर बात की जाए तो करंट में, वर्तमान में इस शहर का नाम क्या होगा? प्रेजेंट डे वर्तमान में सांभर लेक टाउन, इसे कहा जाता है सांभर लेक टाउन। सकंभरी को ही कहा जाता है सांभर लेक टाउन। सांभर झील का जो शहर है, यानी सांभर जो सिटी है, सांभर सिटी, इट मींस उसी लेक के नाम पर उस शहर का नाम है सांभर। और उसे ही कहा जाता है सकंभरी, या कहा जाता था सकंभरी। दैट्स व्हाई द किंगडम इज आल्सो नोन एज द चहमान ऑफ सकंभरी, क्लियर। चलिए समझ गए होंगे। दूसरी बात, ये तो बात हुई है कि कैपिटल क्या हुआ करती थी, बाद में हालांकि चेंज होगी अजमेर।
तब उन्हें कहा जाएगा कि चेहमान ऑफ अजमेर। चलिए दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो होगी रिलीजन। और ये तो हम सभी जानते हैं कि चेहमान या चौहान वंश के जो शासक हुआ करते थे वो हिंदू धर्म के ही फॉलोअर्स थे। इट मींस रिलीजन जो होगा वो होगा हिंदू। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें फाउंडर की या संस्थापक की, तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? अर्ली फाउंडर जो माना गया है, सबसे प्रारंभिक जो संस्थापक माना गया है वो माना गया है वासुदेव को। वासुदेव इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द चेहमान डायनेस्टी। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा 6th सेंचुरी में ही स्टेब्लिश हो चुका था ये वंश, और स्टेब्लिश किया था किसने? वासुदेव ने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अगर हम बात करें इनका जो रूलिंग एरिया है, इनका जो शासन का जो क्षेत्र है वो कहां पर माना जाता है? तो माना जाता है राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान राज्य का जो हिस्सा है, राजस्थान राज्य का जो क्षेत्र है, वर्तमान में जो राजस्थान है, उसी रीजन में रूल किया करती थी चेहमान या चौहान डायनेस्टी। और हम सब जानते हैं कि सांभर लेक राजस्थान की एक फेमस लेक है और इंडिया की सबसे खारी लेक के रूप में जानी जाती है सांभर लेक। जयपुर से 70 किलोमीटर पड़ती है ये सांभर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साथ ही मध्यकाल में जो स्कॉलर हुए हैं, जो विद्वान हुए हैं, जो राइटर्स हुए हैं, उन्होंने अपने लिटरेचर में यह भी कहा है कि चेहमान डायनेस्टी के जो रूलर्स थे या जो राजपूत रूलर्स हुआ करते थे चेहमान वंश के, वो राजपूतों की अग्निवंशी शाखा से बिलोंग करते थे। दे आर बिलोंग टू द अग्निवंशी ब्रांच ऑफ राजपूत किंगडम। राजपूतों की किस ब्रांच से बिलोंग किया करती थी ये चेहमान डायनेस्टी? तो अग्निवंशी। क्लियर। इन्हें साथ ही हम कहते हैं चेहमान ऑफ सखंबरी। ये बात बता चुका हूं, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें चेहमान डायनेस्टी की, तो जो ओरिजिनल कैपिटल थी उनकी, इनिशियल जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी सकंबरी, दैट इज सांभर लेक टाउन, जिसे क्या कहा जाता है? सांभर जो झील है वो वाला जो शहर है वो। ठीक है। अंटिल द 10th सेंचुरी यानी 10वीं शताब्दी तक दे रूल्ड एज प्रतिहार फिड्यूटरी। दे रूल्ड एज प्रतिहार वेसल्स एंड फिड्यूटरी मीन्स होगा सामंत। तो 10वीं शताब्दी तक इस डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो रूल किया करते थे, शासन किया करते थे एक प्रकार से सामंत के रूप में। किसके सामंतों के रूप में? ये लोग रूल किया करते थे प्रतिहार वंश के राजाओं के सामंतों के रूप में। क्लियर। तो ये बात समझ में आई होगी आप लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट। व्हेन द प्रतिहार पावर डिक्लाइंड, जब प्रतिहार शक्ति क्या होने लगी? पतन होने लगा, उस वंश का पतन होने लगा। और पतन का एक कारण था त्रिपक्षीय संघर्ष। किस मुद्दे के ऊपर? तो कन्नौज के मुद्दे के ऊपर एक ट्रिपार्टाइट जो है स्ट्रगल शुरू हो गया था, और उसी स्ट्रगल के बाद प्रतिहार डायनेस्टी का डिमोलाइजेशन शुरू हो गया। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन द प्रतिहार पावर डिक्लाइंड आफ्टर द ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल, द चेहमान रूलर सिंहराज एज्यूम द टाइटल एज महाराजाधिराज। तो क्या हुआ कि जब प्रतिहार वंश का पतन होने लगा, तभी चेहमान वंश के एक शासक हुए हैं जिनका नाम था सिमराज। उन्होंने क्या किया? अपने आप को महाराजाधिराज की उपाधि दी और अपने आप को, अपने स्टेट को क्या कर लिया? इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। और ये बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्ट्रगल है ये हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष किन किन राजवंशों या किन किन डायनेस्टीज के बीच में हुआ है, और पहला क्वेश्चन तो ये फर्स्ट क्वेश्चन ही आएगा। अब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो यहां पे ध्यान रखिए, सबसे पहले मध्य भारत की एक डायनेस्टी जिसका नाम था गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी। फिर ईस्ट इंडिया की पूर्वी भारत की एक राजधानी जिसका नाम हुआ करता था पाल डायनेस्टी या पाल वंश। और इसी में हमने डिस्कस किए इन दोनों डायनेस्टी को, इसी टॉपिक में डिस्कस किए। और फिर लेक्चर नंबर 12 में हमने डिस्कस किए साउथ इंडिया की तीसरी डायनेस्टी जिसका नाम हुआ करता था राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और चलिए, तो पहला क्वेश्चन तो ये आएगा त्रिपक्षीय संघर्ष किन वंशों के बीच में हुआ, तो ये हो गया आंसर। दूसरा क्वेश्चन होगा कि किस मुद्दे पर हुआ है, तो वो मुद्दा है, वो है क्या? वो है एक जगह जिसका नाम है कन्नौज। कन्नौज जो सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता था, उस क्षेत्र के मुद्दे पर यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध कब से कब तक का हुआ था? तो यहां पे ध्यान रखिएगा 800 से लेकर 1000 तक ये संघर्ष चला। इट मींस कि लगभग 200 ईयर तक ये स्ट्रगल जो है वो चला है इन तीनों के बीच में। क्लियर। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, तो जो तीनों क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वो ये तीनों क्वेश्चन होंगे। और भी कई क्वेश्चन हैं जो अब आप लोग जब टॉपिक पढ़ेंगे तो उनके ऊपर से बन जाएंगे। चलिए, जैसे कि
कन्नौज में किसे स्टेब्लिश किया गया था, अलग अलग समय पर अलग अलग रूलर्स के द्वारा कौन कौन ने कंट्रोल किया है ना। जनरली देखा जाए तो कन्नौज वाज द कैपिटल ऑफ किसकी कैपिटल के रूप में कन्नौज रही है, वो रही है गुर्जर प्रतिहारों की। तो ज्यादा समय तक तो गुर्जर प्रतिहारों ने ही रूल किया होगा, बट सम टाइम कुछ समय के लिए पाल रूलर्स जब आए, धर्मपाल, तो उन्होंने वहां पे अपना नॉमिनी अपॉइंट कर दिया। इसका नाम हुआ करता था चक्रयुद्ध। उनके पहले था इंद्रयुद्ध, जो अपॉइंट किया था किसने, गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के रूलर ने, समझ गए ना, वत्सराज। और फिर दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ। फाइनली क्या हुआ कि राष्ट्रकूटों ने पराजित कर दिया किसे, राष्ट्रकूट शासक जो थे उन्होंने पराजित कर दिया। ध्रुव ने किसे पराजित कर दिया, गुर्जर प्रतिहारों को। देन उसके बाद फिर उस जगह पर कंट्रोल कर लिया किसने, अगेन पालों ने। क्लियर। तो इस तरह से चीजें हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर से। चलिए, तो फिलहाल मैंने बताया कि इन लोगों ने, इस चहमान डायनेस्टी के लोगों ने कब अपने आप को एक सॉवरेन स्टेट के रूप में स्टेब्लिश कर लिया था, तो लगभग 10th सेंचुरी के अप्रोक्स, जब गुर्जर प्रतिहारों का पतन होने लगा, जब उनकी पावर डिक्लाइन होने लगी ड्यू टू ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। इन द अर्ली 12th सेंचुरी, यानी 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में, अर्ली ऑफ 12th सेंचुरी, एक शासक हुए इस वंश में जिनका नाम था अजयराज द्वितीय, अजयराज सेकंड। तो अजयराज द्वितीय, अजयराज सेकंड की बात करें, इनके समय पर यह किंगडम काफी पावरफुल या काफी शक्तिशाली हो चुकी थी, या वो अपने जेनत पर थी। तो ध्यान रखिएगा, इन द अर्ली ऑफ 12th सेंचुरी, अजयराज सेकंड की बात की जाए तो उस समय पर यह जो किंगडम थी काफी पावरफुल बन चुकी थी, शक्तिशाली बन चुकी थी। और सबसे खास बात अजयराज द्वितीय से रिलेटेड, अजयराज सेकंड से रिलेटेड, तो मैं बता दूं आप लोगों को, अजयराज सेकंड या अजयराज द्वितीय, इन्होंने सबसे खास बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो मूव कर दी थी, कैपिटल चेंज कर दी थी। अजयराज सेकंड ने लगभग अर्ली 12th सेंचुरी, 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी को चेंज कर दिया था। कहां, तो पहले क्या कैपिटल हुआ करती थी, पहले होती थी सांभर लेक टाउन, इट मीन सकंबरी, वहां से मूव करके लेकर गए थे अजमेर। कहां लेकर गए थे, अजय मारू, इसे कहा जाता है अजय मारू, और अजय मारू से ही जो सिटी बनी है वो है अजमेर। अजय मारू इज ऑल्सो नोन एज अजमेर। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को ट्रांसफर करके कहां लेकर चले गए थे, अजय मारू नहीं होगा, क्या होगा, अजय मेरू होगा। और अजय मेरू से ही सिटी बनी है कौन सी, अजमेर। और एक प्रसिद्ध सूफी संत जो अजमेर में रहा करते थे, जो आए थे किसके साथ, महमूद गोरी के साथ। महमूद गोरी के साथ एक सूफी संत आए थे, उनकी आर्मी के साथ 1192 में, उनकी सेना के साथ, जो जीवन भर जहां रहे हैं, कहां पर, अजमेर में, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी, जिनका नाम हुआ करता था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक प्रसिद्ध सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। क्लियर। चलिए, तो यहां पर हमने बात की अजय मेरू या अजय मारू, दैट इज द कैपिटल ऑफ चहमान डायनेस्टी दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय अजयराज द्वितीय। अजयराज द्वितीय ने अपनी कैपिटल को चेंज कर लिया था, और इसी कारण इन्हें कहा जाता है चहमान ऑफ अजमेर। और मैं बता चुका हूं कि अजमेर एक कैपिटल थी, मैंने 3 कैपिटल्स बताई थी आप लोगों को, समझ गए ना, इसी समय पर इन्हीं डायनेस्टीज की। तो चहमान फोर्ट सेवरल वॉर्स विद देयर नाइबर किंगडम्स। चहमानों ने कई युद्ध लड़े हैं अपनी पड़ोसी किंगडम्स से, पड़ोसी जो राजवंश हुआ करते थे। अब पड़ोसी राजवंश कौन कौन से हुआ करते थे, तो अगर हम उनकी बात करें तो जैसे गुजरात में कौन सी डायनेस्टी हुआ करती थी, तो पढ़ चुके हैं, चालुक्य सोलंकी डायनेस्टी। क्लियर। बुंदेलखंड में हुआ करते थे कौन से, चंदेल रूलर्स। क्लियर। इसके अलावा मालवा में रूल किया करते थे कौन से, मालवा में रूल किया करते थे परमार रूलर्स। तो इस तरह से इन्होंने, और दिल्ली वाले रीजन की बात की जाए तो दिल्ली वाले रीजन में एक डायनेस्टी रूल किया करती थी जिसको हम बोलते हैं तोमर डायनेस्टी। ये चारों ही राजपूत डायनेस्टी थी, और इन चारों के साथ इन्होंने काफी युद्ध लड़े हैं, समझ गए। तो क्या बोला है मैंने कि द चहमान फॉट सेवरल वॉर्स विद देयर नाइबर किंगडम्स इंक्लूडिंग चालुक्य ऑफ गुजरात, तोमर ऑफ दिल्ली, परमार ऑफ मालवा एंड चंदेल ऑफ बुंदेलखंड। क्लियर बात हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। फ्रॉम द 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड फेसिंग ऑफ मुस्लिम इन्वेजन। तो 11th सेंचुरी के 11th सेंचुरी की बात करें तो 11th सेंचुरी यानी 11वीं शताब्दी में इन्होंने फेस किए हैं मुस्लिम इन्वेजन, यानी मुस्लिम आक्रमणों का क्या किया है, सामना किया है। सबसे पहले आक्रमण हुआ था गजनवी का, और फिर आक्रमण हुआ है किसका, गोरी का। लेकिन अगर हम बात करें इस किंगडम की, तो ये किंगडम अपने उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा था 12th सेंचुरी के मिड में ही, 12वीं शताब्दी के मध्य में ही। द चहमान किंगडम रीच्ड इट्स जीनत अंडर बिग्रहराज। बिग्रहराज नामक या बिग्रहराज फोर्थ नामक एक शासक हुआ करते थे, बिग्रहराज फोर्थ।
बिग्रहराज चतुर्थ। तो बिग्रहराज चतुर्थ के समय पर मैं लिख दे रहा हूं यहां पर एक इंपॉर्टेंट रूलर या पावरफुल रूलर हुए हैं इस किंगडम के, जिनका नाम था बिग्रहराज। बिग्रहराज फोर्थ, ही वॉज द ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। और उन्हीं के समय पर ये किंगडम है, जो किंगडम थी वो पहुंच चुकी थी अपने उच्चतम स्तर पर, अपने जेनिथ पर, एंड इन द मिड ऑफ 12th सेंचुरी। और उसके बाद अगर हम बात करें डिमोलाइजेशन की या पतन की, तो उसी 12th सेंचुरी के लगभग एंड में क्या हुआ है, महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ है और 1192 में उसने हत्या कर दी थी इस वंश के ही एक शासक पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय की, जिन्हें राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हीं का एक दरबारी कवि हुआ करता था चंद्रवरदाई, जिसने एक बुक लिखी है पृथ्वीराज रासो, जिसमें उसने पूरी स्टोरी या कहानी बताई गई है। हालांकि इतिहासकारों का मानना है कि उस कहानी में, और जो ओरिजिनल कहानी है उसमें कुछ क्लाइमैक्स जोड़ दिया गया है, उसमें एक ट्विस्ट बना दिया गया है। क्लियर? खैर जो भी हो, उन्हीं के दरबारी कवि हुआ करते थे चंद्रवरदाई। तो ध्यान रखिएगा, द डायनेस्टी पावर डिक्लाइन, द डायनेस्टी पावर इफेक्टिवली एंडेड, है ना, डिक्लाइन की बात नहीं कर रहे, एंड ही हो गई है इन 1192 when the गुरिद defeats his nephew पृथ्वीराज थर्ड। किसके नेफ्यू को? जब गोरिद ने पराजित कर दिया था बिग्रहराज फोर्थ के नेफ्यू, इट मींस भतीजे को, और वही थे आखिरी शासक। चलिए, तो यहां पर मैंने एक ओवरऑल जो है रिव्यू लिया है, एक बैकग्राउंड क्रिएट करने की कोशिश की है किस डायनेस्टी के बारे में, चहमान या चौहान डायनेस्टी के बारे में। अब हम हल्का हल्का से डिस्कशन करेंगे इस डायनेस्टी के जो रूलर्स हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे। और चूंकि बोल चुका हूं कई सारे रूलर्स हैं, इसलिए काफी कम हम डिस्कशन करेंगे राजाओं के बारे में, क्योंकि कुछ राजा ही होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे और उन्हीं के ऊपर से कभी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में दिख जाएगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो मैंने यहीं पर बता चुका हूं बैकग्राउंड में ही, अब खाली हमें राजाओं को डिस्कस करना है। क्लियर? चलिएगा, तो हम बात करेंगे चहमान वंश के कुछ राजाओं के बारे में, कुछ शासकों के बारे में। चहमान वंश के शासकों की अगर बात करें, उसके पहले हम चहमान वंश की बात करें, तो इन्हें कहा जाता है सखम्बरी के चहमान, चहमान या सखम्बरी के चहमान। सखम्बरी की बात की जाए तो सांभर लेक जो टाउन है उसी को कहा जाता था पहले के जमाने में या पहले के टाइम पर सखम्बरी। क्लियर? चलिए, तो फिलहाल हम बात करेंगे रूलर्स ऑफ द चहमान डायनेस्टी। आप लोग इन्हें इस तरह से याद रखिए कि सबसे पहले हम इन्हें समझ लेते हैं 6th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में, 6th से लेकर 9th सेंचुरी तक, और फिर 10th सेंचुरी के जो रूलर्स हैं उनके बारे में, और फिर हम समझ लेते हैं 11th सेंचुरी से 12th सेंचुरी के कुछ रूलर्स के बारे में। क्लियर? इस तरह से आप लोग 3 पार्ट में इन रूलर्स को समझ सकते हैं, पहले 6th सेंचुरी से 9th सेंचुरी, फिर 10th सेंचुरी, और देन फिर 11th to 12th सेंचुरी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होंगे हमारे लिए, यहाँ से कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, समझ गए? बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ से बात की जाए तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, और यहाँ से बात की जाए तो दीज आर इंपॉर्टेंट्स। तो ये जो रूलर्स होंगे जो 11th और 12th सेंचुरी के होंगे, उनमें से भी कुछ रूलर्स हैं जिनके ऊपर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, समझ गए ना? तो हमारे लिए ये डायनेस्टी जरूर एक टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में कुछ रूलर्स इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पर रूल किया करते थे। क्लियर? यहाँ पर 10th सेंचुरी में और यहाँ पर 6th to 9th सेंचुरी वाले जो रूलर्स हैं वो हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, एग्जाम में उनके ऊपर से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है, समझ गए? और चूंकि 1-2 रूलर्स नहीं है, कई सारे रूलर्स होंगे, इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को कुछ नाम बता देता हूँ कि इस डायनेस्टी के इनिशियल जो रूलर्स थे वो कौन कौन से थे। तो सबसे पहले फाउंडर का नाम ही आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे, और वो हुआ करते थे कौन? वासुदेव। तो यहाँ पे वासुदेव इज कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। इस वंश के संस्थापक कहा गया है किस राजा को, किस व्यक्ति को, जिनका नाम हुआ करता था वासुदेव। क्लियर? तो यहाँ पे फर्स्ट राजा का नाम हमने लिख लिया है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द चहमान डायनेस्टी। अगर क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? इनके बाद जो रूलर्स आए हैं उनकी बात अगर की जाए तो अगला जो नाम होगा वो होगा समांता राजा। समांता राजा इनके बाद अगले शासक बने हैं। ये तो समांता राजा इज द सेकेंड रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। इनके बाद हैं 3rd नंबर पे अजय राज प्रथम। अजय राज फर्स्ट या अजय राज प्रथम। अब देखिए, कुछ इतिहासकारों के या कुछ ग्रंथ के अनुसार ये बात बोली गई है
कि अजयराज प्रथम ने ही एक सिटी स्टेब्लिश की थी जिसे कहा जाता था, जिसका नाम था अजय मेरू, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को डिस्कस किया है, कैपिटल जो बनी थी। बट ज्यादा सही जो इतिहासकारों की का मानना है वो इस पीरियड में आए एक रूलर थे जिनका नाम था अजयराज सेकंड। तो ये लिटरेचर का थोड़ा सा डिस्प्यूट है। कई इतिहासकारों का मानना है कि अजयराज प्रथम ने अजय मेरू सिटी को स्टेब्लिश किया था, दैट इज नोन एज अजमेर, और कई का मानना है कि यहाँ पर जो शासक आएंगे अजयराज सेकंड उन्होंने स्टेब्लिश किया था। क्लियर? तो हम उधर वाली बात को सेटिस्फाई मानते हैं या उधर वाली बात को सही मानते हैं, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो अजयराज फर्स्ट, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने अजय मेरू नामक सिटी स्टेब्लिश की थी और वहीं पर एक फोर्ट बनवाया था, अजमेर फोर्ट या अजमेर में एक किला बनवाया था जिसे आज के समय जाना जाता है तारागढ़ फोर्ट के नाम से। तो तारागढ़ फोर्ट करके एक अजमेर में एक किला है जो कहा जाता है कि बनवाया था किसने, अजयराज प्रथम ने। बट वो बात सही नहीं मानी जाएगी इतिहासकारों के अनुसार, और जो सही माना जाएगा वो माना जाएगा अजयराज सेकंड हु रूल्ड बिटवीन 11th to 12th सेंचुरी। क्लियर? चलिए तो आगे चलते हैं। इनके बाद जो अगले रूलर आएंगे रूल करने, उनका नाम होगा विग्रहराज प्रथम। विग्रहराज प्रथम और ध्यान रखिएगा कि अजयराज फर्स्ट सेकंड भी चलेंगे यहाँ पे, विग्रहराज फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक भी चला करेंगे। क्लियर? तो इस डायनेस्टी के हमने इनिशियल 4 रूलर्स के बारे में डिस्कस किया यहाँ पे, जिनके नाम मैंने आप लोगों को बताया क्या क्या रूलर्स थे, कौन कौन से राजा थे यहाँ पे। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आप लोग कहा था कि हम फिर डिस्कस करेंगे 10th सेंचुरी के रूलर्स के बारे में। तो यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों से एक ही नाम ध्यान रखिएगा, कौन सा, वासुदेव। और चूंकि मैं फाउंडर में ही बता चुका हूं तो इसमें कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। और मैं एक बात और बता दूं कि सिर्फ इतने रूलर्स नहीं थे, और भी कई सारे रूलर्स थे, तो उनके ऊपर से कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। अब बात आ जाती है कौन सी सेंचुरी की, 10th सेंचुरी के रूलर्स की। तो 10th सेंचुरी में जो रूलर्स आए हैं, अगर हम उनकी बात करें इस डायनेस्टी की, तो उसमें एक नाम आता है जिसका नाम है बागपति राजा या बागपति राज, या सिर्फ बागपति भी बोल सकते हैं। बागपति राज या बागपति राजा, जिन्होंने रूल किया था 917 से 944 तक। 917 से लेकर 944 कॉमन इरा तक रूल करने वाले शासक थे बागपति राजा ऑफ चहमान डायनेस्टी। क्लियर? अब देखिए यहां पे अगर बात की जाए तो पहले ही बता चुका हूं कि ये जो डायनेस्टी थी ये फिड्यूटरी थे, ये एक प्रकार के सामंत हुआ करते थे किसके, गुर्जर और प्रतिहारों के। और यहाँ पर ये पहले शासक आए हैं बागपति राजा, जिन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने कोशिश की है कि वो इस फिड्यूटरी से क्या हो सके, बाहर हो सके। तो ध्यान रखिएगा, he appeared to have made an attempt to throw the गुर्जर प्रतिहार ओवरलॉर्डशिप। तो इन्होंने एक अटेम्प्ट किया है, कोशिश की है कि गुर्जर प्रतिहार की ओवरलॉर्डशिप से, यानी कि उनकी सामंती से क्या हो सके, बाहर निकल सके और इंडिपेंडेंट बन सके। तो ध्यान रखिएगा, बागपति राज ने अटेम्प्ट किया है, पहली बार एक कोशिश की है कि वो सामंत जो तमगा है उससे क्या हो सके, बाहर हो सके। क्लियर? एंड ही टुक द टाइटल ऑफ महाराज। तो ये पहले शासक हुए हैं जिन्होंने एक टाइटल लिया था किसका, महाराज का। तो ध्यान रखिएगा, he took the title of महाराज। किस शासक के द्वारा महाराज की उपाधि धारण की गई थी? द आंसर विल बी बागपति राज। क्लियर? तो पहला नाम आ गया है यहाँ पे बागपति राज का। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं, अगले नाम के ऊपर गौर करते हैं। इनके बाद जो अगले शासक आए हैं वो इन्हीं के पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था सिंह राजा। क्लियर? तो सिंह राजा, इनके बाद इनके पुत्र जो शासक बनेंगे सिंह राजा। सिंह राजा की अगर बात की जाए तो इन्होंने रूल किया था 944 से 971 तक। से 971 तक रूल करने वाले रूलर हुआ करते थे सिंह राजा। समझ गए? तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सिंह राजा SIM। चलिए तो कुछ बिंदुओं के ऊपर, कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम गौर कर लेते हैं। जैसे कि बागपति राजा ने पहली कोशिश की, पहला अटेम्प्ट किया और अपने आप को इंडिपेंडेंट करने की कोशिश की, और सबसे खास बात की उन्होंने एक टाइटल लिया किसका, महाराजा का। बट आफ्टर हिज डेथ हिज सन बिकेम द नेक्स्ट रूलर। और इन्होंने भी काफी कोशिश की, काफी स्ट्रगल किया, समझ गए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस होने का। तो ध्यान रखिएगा, ही वॉज द फर्स्ट चहमान रूलर हु एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज। तो पहले चहमान शासक जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, उनका नाम क्या हुआ करता था, वो हुआ करता था सिंह राजा।
तो सिमराज नामक शासक ने ही टाइटल लिया था, उपाधि ली थी किसकी, महाराजाधिराज की। टुक द टाइटल महाराजा धीराज। सबसे पहले महाराज और उसके बाद आए हैं महाराजा धीराज, यानी कि इन्होंने और ज्यादा हाई साउंड टाइटल लिया है और कोशिश की जा रही है कि गुर्जर प्रतिहारों से पूरी तरह क्या हो सके, स्वतंत्र हो सके। और आप लोग देख रहे हैं 10th सेंचुरी का टाइम चल रहा है, तो इट मींस कि इस समय पर गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का भी डिमोलाइजेशन शुरू हो चुका था, पतन की ओर वो बढ़ चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, दिस सजेस्ट दैट ही बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ गुर्जर प्रतिहार, द ओवरलॉर्ड ऑफ हिज एंसेस्टर्स। तो ये स्वतंत्र हुए थे क्योंकि इन्होंने अगर टाइटल लिया है ना महाराजा धीराज का, इट मींस कि ये स्वतंत्र हो चुके थे किससे, गुर्जर प्रतिहारों से। अगर हम बात करें तो इनके एंसेस्टर्स या इनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, सामंत हुआ करते थे, बट ये अपने आप में क्या हो चुके थे, इंडिपेंडेंस हो चुके थे। क्लियर। आफ्टर हिज डेथ जो अगले रूलर्स आए हैं उनका नाम है बिग्रहराज सेकंड। समझ गए। तो बिग्रहराज सेकंड, जैसे यहाँ पे आया है नाम बिग्रहराज प्रथम का, तो इस समय पर आए हैं कौन से शासक, यहाँ पे आए हैं बिग्रहराज प्रथम, तो यहाँ पर आए हैं बिग्रहराज सेकंड। और बिग्रहराज सेकंड के बाद फिर अगले रूलर बने हैं दुर्लभ राज सेकंड, बिग्रहराज सेकंड, और फिर आए हैं दुर्लभ राज सेकंड। क्लियर। और फिर आए हैं गोविंद राज थर्ड। तो सीक्वेंस में आप लोगों को मैं नाम बता दूं कि सिमराज, देखिए यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट नाम हुए, बागपति राज और सिमराज। बागपति राज ने पहली कोशिश की है कि वो ओवरलॉर्डशिप से बाहर निकल सके, सामंती से बाहर निकल सके, और इन्होंने टाइटल लिया किसका, महाराज का। और उनके बाद उन्हीं के पुत्र अगले रूलर बने सिमराज या सिमराज, और सिमराज ने भी कोशिश की और इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया, और इन्होंने पहली बार टाइटल लिया है किसका, महाराजा धीराज का। और उनके बाद भी कुछ रूलर्स आए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैंने नाम बता दिया आप लोगों को, बिग्रहराज सेकंड और दुर्लभ राज सेकंड। क्लियर। आफ्टर दोज रूलर्स the next ruler of this dynasty was गोविंद राज थर्ड। तो यहां पे हम बात करेंगे गोविंद राज थर्ड की। गोविंद राज तृतीय या गोविंद राज थर्ड, इनका जो रूलिंग टाइम था, जो रूलिंग पीरियड था, वो था 1012 से 1012 से 1026 तक। रूल किया था किसने, गोविंद राजा ने या गोविंद राज तृतीय ने। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ पे अगर बात की जाए तो इनके समय पर मुस्लिम रूलर जो हुआ करते थे, जिनका नाम था महमूद गजनबी, समझ गए, उनका अटैक हुआ था, उनका आक्रमण हुआ था। समझ गए। तो ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट है, हालांकि महमूद गजनबी की हिस्ट्री हम पढ़ चुके हैं ओवरऑल, हमने महमूद गजनबी के बारे में डिस्कशन सिर्फ पृथ्वीराज तृतीय के बारे में से रिलेटेड किया है इस डायनेस्टी में, बट महमूद गजनबी का आक्रमण पहले भी हो चुका था इनके समय पर भी। और आप लोगों को पता है महमूद गजनबी का जो अटैक हमने जो डिस्कशन किया है वो गौरी के बारे में किया है, और गौरी का जो डिस्कशन किया है इस वंश के शासक पृथ्वीराज तृतीय के लिए किया है। समझ गए। यहाँ पे बात हो रही महमूद गजनबी की। तो महमूद गजनबी का अटैक हुआ था किसके समय पर, गोविंद राज तृतीय के समय पर। क्लियर। ये बात ध्यान रखिएगा कि गोविंद राज तृतीय के समय पर गौरी का नहीं, किसका हुआ, गजनबी का हुआ। तो ये पॉइंट है, मुस्लिम रूलर महमूद गजनी या महमूद गजनबी इन्वेडेड द चेहमान किंगडम ड्यूरिंग द रूलिंग पीरियड ऑफ गोविंद राज। तो यहाँ पे एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि गजनी का अटैक हुआ है ड्यूरिंग हिज रूल, गजनी अटैक। गजनी ने आक्रमण किया था इनके किंगडम पर, इनके साम्राज्य पर, किसके समय पर, गोविंद राज तृतीय के समय पर। तो हल्की सी जानकारी आप लोगों को समझ में आई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया है, दो पार्ट का डिस्कशन हो गया है, दो पार्ट में हमने रूलर्स को डिवाइड कर दिया था। यहाँ पे हम बात कर रहे थे 6th से लेकर 9th सेंचुरी के रूलर्स, जिनके नाम मैंने ये बताए। फिर 10th सेंचुरी के हमने 2-3 रूलर्स की बात की, जिनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, बागपति राज, सिमराज और फिर है गोविंद राज थर्ड। अब हम बात करेंगे 11th और 12th सेंचुरी के बीच में जो भी रूलर्स आए हैं इस डायनेस्टी के, उनके बारे में या उनके विषय में। और यहीं पे आप लोग नाम सुनेंगे पृथ्वीराज प्रथम का, पृथ्वीराज द्वितीय का और पृथ्वीराज तृतीय का। समझ गए ना। बट इसी समय पर सबसे महान शासक भी रूल करने के लिए आएंगे, जिनका नाम होगा बिग्रहराज फोर्थ। सबसे महान शासक इस डायनेस्टी के कौन कहलाएंगे, बिग्रहराज फोर्थ। और साथ ही अजयराज सेकंड भी होंगे, जो स्टेब्लिश करेंगे अजमेर सिटी को, जिसे कहा जाता है एंशिएंट पीरियड में जिसका नाम हुआ करता था
अजयमेरु, यानी कि सबसे अच्छा टाइम जो माना जाएगा इस डायनेस्टी का वो माना जाएगा 11 से 12 सेंचुरी वाला टाइम। क्लियर? चलिएगा, तो हम बात करेंगे रूलिंग पीरियड ऑफ 11 to 12 सेंचुरी ऑफ द डायनेस्टी ऑफ चहमान डायनेस्टी ऑफ सखम्बरी।